हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 1 अप्रैल 2023 और जो कुछ इम्पोर्टेंट खबर है कल की, इससे 1-2 दिन पहले की, तो मैं उसको यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखिए आईपीएल टीम है अपनी, ये एशियाटिक लॉयन और ये है हैप्पीनेस रिपोर्ट और ये है वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रश्न है कि विश्व बैंक की स्थापना किसके तहत हुई है? क्या वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई है, या अशगाबाद समझौते के तहत हुई है, या अब्राहम समझौते के तहत हुई है, या मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत हुई है? आपको इसमें से एक सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ओके, आइए इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हालांकि मैं इनके बारे में भी एक एक दो लाइन बता दूंगा, लेकिन आइए पहले ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के कुछ बारे में कुछ बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये न्यूज़ में क्यों था, क्यों मैं वर्ल्ड बैंक को कवर किया। तो ये देखिए, ये अजय बंगा जी हैं, ये नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक के चीफ बनने वाले हैं, अध्यक्ष बनने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैं इस न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ। देखिए इधर इंडिया टुडे ने भी कहा था, कवर किया था कि इंडियन ओरिजिन अजय बंगा, यानी कि ये भारतीय मूल के हैं और भारतीय मूल अगर ये अध्यक्ष बन गए तो भारतीय मूल का ऐसा पहला बार कोई व्यक्ति होगा जो इस पद पे पहुंचा है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो ये अजय बंगा जी हैं। इससे पहले अभी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो डेविड मालपास हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, वो डेविड मालपास हैं। अगर ये अध्यक्ष बन गए तो ये पूर्व अध्यक्ष हो जाएंगे। ओके, तो अगर मैं आईबीआई इसकी बात करूं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन पूछता है, प्रश्न पूछता है, मैं उसको बता देता हूँ। प्रश्न पूछता है कि आईबीआरडी, ठीक है, आईबीआरडी और आईएमएफ की स्थापना किस सम्मेलन के तहत होती है? आईबीआरडी यानी कि इसको फॉर्मल, एक तरह से इसको वर्ल्ड बैंक ही कहते हैं। ठीक, इसे वर्ल्ड बैंक ही कहते हैं। तो पूछता है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना किस सम्मेलन के तहत होती है? तो वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत होती है। ठीक है, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये यूएसए के जो न्यू हैम्पशायर शहर है वहाँ पे हुआ था। ठीक है, और वहाँ पे भारत ने भी सिग्नेचर किया था। इस बात का ध्यान रखेंगे कि इनकी स्थापना में जो मूल सिग्नेटरी है वो भारत भी है। ओके, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों इसकी स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना करने का उद्देश्य यही था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार चला, उसके बाद जो इसमें देश थे या जो देश शामिल भी नहीं थे, ठीक है, उनमें भारी तबाही हुई, भारी तबाही हुई। वहाँ पे गरीबी देखने को मिली। ठीक है, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन से कार्य थे वो टूट फूट गए, सब खराब हो गया। वहाँ की इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था थी वो बदहाली की स्थिति में चली गई। तो ऐसे देशों को फिर से, ठीक है, फिर से आगे बढ़ने के लिए, ऐसे विकासशील देशों को फिर से आगे बढ़ने के लिए जो वर्ल्ड बैंक है वो उनको लोन देना शुरू कर दिया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक उसको लोन देना शुरू कर दिया। तो आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में इतना अंतर समझ लेंगे कि वर्ल्ड बैंक जो है विकासशील देशों को लोन देता है और आईएमएफ जो है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये विकसित और विकासशील देश दोनों को लोन देता है। ठीक है, और अगर पूछे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ किस सम्मेलन के तहत आए थे, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। ओके, आइए वर्ल्ड बैंक से संबंधित कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944, इसका जो हेडक्वार्टर वो वाशिंगटन डीसी में मिलेगा। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसको क्यों कहते हैं, समूह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 5 संगठनों से मिलकर बनता है, इसलिए इसे वर्ल्ड बैंक समूह कहते हैं। और ये 5 संगठन आपके सामने है। और कहा जाता है कि अगर आईएफसी का कोई सदस्य है तभी जाके वो वर्ल्ड बैंक का सदस्य बन सकता है। आईएफसी यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ओके, तो आइए कुछ और बातें समझ लेते हैं। बाकी अगर जो ऑप्शन में मैंने अब्राहम समझौता दे रखा था, ठीक है, जो अब्राहम समझौता दे रखा था उसके बारे में बता देता हूँ। अब्राहम समझौता जो है यूएसए की मदद से जो इजराइल है, ठीक है, जो इजराइल है, यूएसए की मदद से इजराइल और अरब कंट्री, ये अरब कंट्री है, ठीक है, ये अब अरब कंट्री है और यहाँ पे इजराइल भी है। तो इजराइल और अरब कंट्री में बहुत पहले से ही रायबरेली चली आ रही, मतलब दुश्मनी चली आ रही इन लोगों में। तो यूएसए क्या किया कि इनमें शांति समझौता कराने की कोशिश किया। तो वही शांति समझौता को अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है और ये यूएसए की मदद से हो रहा है इजराइल और अरब देशों के बीच। ठीक है, तो पहला शांति समझौता है अब्राहम एकॉर्ड में। आपको यहाँ दिखेगा बहरीन, ठीक है, ये बहरीन है, ये भी एक अरब देश है। और आपको दिखेगा ये इजिप्ट, ओके, सॉरी, ये बहरीन है और आपको ये यूएई। ठीक है, तो ये दोनों पहले एक अब्राहम तो ये आपको पता चल गया कि यूएई और बहरीन जो है
अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने वाले दो पहले देश हैं, ठीक है। पहले यूएई शामिल हुआ था, उसके बाद बहरीन शामिल हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और कुछ मैं बता दूं अगर, तो यहाँ पे देखिए इजिप्ट जो है, अगर एकॉर्ड की तरफ पूछेगा तो यूएई और बहरीन है, ठीक है, ये शामिल हो गए हैं। लेकिन अगर उससे पहले अगर पूछे इजराइल से, सबसे पहला कौन सा अरब कंट्री है जो पीस डील किया था, यानी कि शांति समझौता किया था, तो वो है इजिप्ट। इजिप्ट ने 1979 में ही ये इजिप्ट ने इजराइल से शांति समझौता कर लिया था। उसके बाद जॉर्डन आता है, जॉर्डन ने भी इसके साथ शांति समझौता कर लिया था, ठीक है। और अल अक्सा मस्जिद पूछे, अल अक्सा मस्जिद, तो ये आपको जेरूसलम इजराइल में देखने को मिलेगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। इससे पहले, आगे चलने से पहले मैं एक और बात बता दे रहा हूँ जो इसमें था, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, ठीक है। आपको ऑप्शन में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड भी दिखा होगा। तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या है? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमि है, यानी कि वेटलैंड जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की, अगर उनको कोई हानि होती है, ठीक है, उनको कोई हानि होती है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हानि हो या फिर ह्यूमन एक्टिविटी से संबंधित हानि हो, तो उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत एक सूची बनाई गई है, उसमें डाल दिया जाता है कि इनको खतरा है, ठीक है। तो ये है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आपका। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत के दो स्थल हैं जो उसमें अभी फिलहाल शामिल हैं। वो एक है केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपको राजस्थान में मिलेगा। और एक है लोकटक झील जो मणिपुर में मिलेगी, ठीक है। तो ये दोनों अभी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आपके शामिल हैं। ओके, अगर असगाबाद समझौते की बात करें, ठीक है, असगाबाद समझौते की बात करें तो इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। असगाबाद, असगाबाद जो है ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है असगाबाद, ठीक है। असगाबाद समझौते में ये हुआ कि देखिए ये है आपका तुर्कमेनिस्तान, ओके। तो असगाबाद समझौते में ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय जो, सॉरी, जो ये गल्फ ऑफ पर्सिया है, यानी कि फारस की जो खाड़ी है, ठीक है, यहाँ से अगर मध्य एशिया तक इधर अगर कोई भी माल परिवहन आसान करना है, मतलब कुछ सामान को ले जाना है, ले आना है, तो उसके लिए एक रूट बनाया जाए। तो उस रूट के तहत एक, उस रूट को बनाने के लिए एक समझौता हुआ तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में, तो उसी को अशगाबाद समझौता कहते हैं। ओके, क्लियर। तो बाकी ये देख लीजिए, गल्फ ऑफ ओमान है, ये रेड सी है, ठीक है, ये है मेडिटेरियन सी, और यहाँ पे कैप्सियन सी। तो आइए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 में कितनी वंदे भारत ट्रेन प्रस्तावित है? ये रहे आपके ऑप्शन, 100, 300, 250 या फिर 400। तो सही जवाब है 400, ठीक है। तो बजट 2023-24 में कितने वंदे भारत ट्रेन प्रस्तावित है? तो 400 वंदे भारत ट्रेन प्रस्तावित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए, अप टू 400 वंदे भारत ट्रेन। ओके, ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अभी हाल ही में भोपाल से दिल्ली तक, ठीक है, भोपाल से दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन के जो श्रृंखला है वो शुरू की है, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन अभी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसको ये मतलब वो हरी झंडी दिखाए हैं, ठीक है। तो ये भोपाल से लेके दिल्ली तक नई वंदे भारत ट्रेन अभी शुरू हुई है, तो इसलिए चर्चा में था। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी लगभग 380 या इसके आसपास अभी वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी भारत में, ठीक है। इससे जिससे कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतर हो जाएगी, लोग कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाएंगे, ठीक है। तो ये थी वंदे भारत से संबंधित न्यूज। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2023, ठीक है, सॉरी, इससे पहले मैं एक दो बात और बता दे रहा हूँ इसमें वंदे भारत से संबंधित। तो वो है आपका कि अगर पूछे पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई गई थी, तो पहली वंदे भारत ट्रेन आपको दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई थी। और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन पूछें तो वो बेंगलुरु से चेन्नई चलाई गई थी, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि आईपीएल का जो 2023 में आयोजन हो रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा संस्करण है आईपीएल का? तो ये है ऑप्शन आपके, और सही जवाब है 16वां संस्करण। ये आईपीएल का 16वां संस्करण है, ठीक है। और इसको टाटा आईपीएल कहा जा रहा है। टाटा ने इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो ये टाटा आईपीएल कहा जा रहा है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड कंपनी है टाटा,
ये समझिए स्पॉन्सर्ड कंपनी है। हालांकि ऑर्गेनाइज तो इसे बीसीसीआई कराता है, ठीक है। तो ये 16वां संस्करण है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये है अपनी आईपीएल टीम, 10 टीमें इस बार रहेंगी, ओके। और लगभग 52 डेज का ये टूर्नामेंट होने वाला है। तो अगर हम फॉर्मर चैंपियंस की बात करें, ठीक है, अगर फॉर्मर चैंपियन की बात करें तो ये देखिए, इससे पहले 2022 का जो आईपीएल था वो गुजरात टाइटंस ने जीता था, ठीक है। और गुजरात टाइटंस ने किसको हराया था? राजस्थान रॉयल्स को हरा के गुजरात टाइटंस ने जीता था, जिसके कैप्टन ये है हार्दिक पांड्या, ठीक है। अगर मैं वुमेन आईपीएल की बात करूं जो अभी 26 मार्च को ख़त्म हुआ है, तो उसकी जो विजेता है वुमेन आईपीएल की, पहली बार इसका आयोजन हुआ है, तो मुंबई इंडियंस ने, जो महिलाओं की जो टीम है मुंबई इंडियंस, वो इस आईपीएल को वुमेन वाले को जीत चुकी है, ठीक है। और इधर 2023 के आईपीएल की बात करें तो अभी कल का मैच था गुजरात जायंट और सीएसके के बीच में, जहाँ पे गुजरात जायंट्स ने सीएसके को हरा दिया है, ठीक है। अगर आईपीएल की कुछ और बातों को जान लें तो इसका पहला टूर्नामेंट 2008 में हुआ था, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, पहला टूर्नामेंट 2008 में हुआ था आईपीएल का, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया, तो ये कब मनाया गया, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 30 मार्च को। ये अंतर्राष्ट्रीय शून्य दिवस अपशिष्ट दिवस मनाया जा रहा है, ये पहला है, ध्यान रखिएगा, पहला। तो ये पूछने का चांस है कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हालांकि 2022 में जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, ठीक है, उसने 2022 में इसे प्रस्तावित कर दिया था, लेकिन मनाया अभी जा रहा है 30 मार्च 2023 में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? कचरे की रोकथाम, ठीक है, कचरे की रोकथाम इसका उद्देश्य, क्योंकि आप देख रहे हैं, जहाँ आप भी देख रहे हैं, इतना कचरा का ढेर दिखाई देगा कि उस देख के उससे दम घुटता है, उससे इतना पॉल्यूशन होता है, उतना गंदा करता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो हमारे जो समुद्र हैं, नदियां हैं, उनको इतना गंदा करता है, मिट्टी को हमारे गंदा करता है, ठीक है। ये पॉल्यूशन का एक काज है, और ये समझिए कि ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है, इसको ख़त्म होने में हज़ारों वर्ष भी लग सकते हैं। ये मैं प्लास्टिक कचरे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कचरा कई टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा भी होता है, प्लास्टिक कचरा भी होता है, तमाम तरह के कचरे होते हैं, ठीक है। तो शून्य अपशिष्ट करना है, मतलब जीरो करना है, जीरो गार्बेज करना है, तो उसके लिए 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। आइए आपका अगला प्रश्न कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 अभी आई है, तो उसमें भारत की रैंक क्या है, ठीक है। ये देखिए, फिनलैंड टॉपेस्ट है, ये हमेशा ज़्यादातर आगे ही रहता है फिनलैंड, ये इसकी लोकेशन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक इस बार 137 देशों में से, 137 देशों की रिपोर्ट है, 137 में देशों में से भारत की रैंक 126 है, ओके। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, वो जारी करता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देखिए 2022 की रिपोर्ट है, ओके। यहाँ भी देखिए फिनलैंड टॉप पे है, ओके। इंडिया उस समय 136 पायदान पे था, और अभी इंडिया 126 पे है, ओके। अगर 2023 की रिपोर्ट की बात करें, ठीक है, अगर 2023 की रिपोर्ट की बात करें तो देखेंगे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की रैंक 108 मिलेगी आपको, ठीक है। श्रीलंका की रैंक 112 मिलेगी, ओके। म्यांमार की रैंक आपको 117 मिलेगी, और वहीं बांग्लादेश की रैंक आपको 118 मिलेगी। और अगर इनकी रैंक और भारत की रैंक से तुलना किया जाए तो भारत इनसे बहुत पीछे है। और ये कैसे पीछे है, ये तो बताना शायद जो यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है जो ये रिपोर्ट जारी करती है वही बता सकती है, क्योंकि एस जयशंकर साहब ने भी इस पे अपोज किया था। क्या वो बोले थे कि ये कैसे संभव है, ये मैं इसको रिफ्यूज करता हूँ, वो इस रिपोर्ट को मानने से ही मना कर दिए, ठीक है। कि अभी जो श्रीलंका में इतनी वित्तीय अस्थिरता देखी गई, वो भारत से खुश है ज़्यादा। पाकिस्तान जहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता देखी जा रही है, जिनके प्राइम मिनिस्टर भाग जा रहे हैं, पूर्व प्राइम मिनिस्टर, वो हमसे ज़्यादा खुश है। तो जयशंकर साहब इस रिपोर्ट को मानने से मना करते हैं,
ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है कौन सा है इसमें? क्या गिर नेशनल पार्क है, या कूनो नेशनल पार्क है, या काजीरंगा नेशनल पार्क है, या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है? तो इसका सही जवाब है गिर नेशनल पार्क। ये एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे बता दिए, क्यों? हालांकि ये अभी चर्चा में था, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये देख लीजिए, अभी ट्रांसलोकेटिंग की बात की जा रही थी एशियाटिक लाइन्स की, ठीक है। ये गिर नेशनल पार्क से कूनो नेशनल पार्क में इनको ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही थी। तो अभी इस पे प्रोसेस चल रहा है और ट्रांसफ़र हो भी सकता है, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो देखिए, अगर जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात का, वहाँ से बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ एशियाटिक लाइन्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ आपको मिलेगा? गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर देखिए, यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है और इधर पे आपको मिलेगा बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ से यहाँ तक अभी एशियाटिक लाइन्स को तो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे इनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बाकी यहाँ से इनको गुजरात से कूनो नेशनल पार्क में भी ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है। देखिए, ये गुजरात है, ठीक है, यहाँ पे गिर है, और ये एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो यहाँ से यहाँ पे भी इनको ट्रांसफ़र करने की बात चल रही है, ठीक है। तो अगर पूछे एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास कहाँ है, तो है गिर नेशनल पार्क। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ और लोकेशंस की बात कर लेते हैं। ये देखिए, गिर नेशनल पार्क हो गया, और ये है आपकी गल्फ ऑफ खंबात, ओके। और इधर आपको मिलेगा गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। और कुछ लोकेशन इसमें मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, पोरबंदर जो चर्चा में रहता है हमेशा, ये नाल सरोवर है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये दीव है जिसके बारे में मैं आपको बताया था, और ये एक दमन है यहाँ पे, ओके। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, हालांकि इतना ही ये लग रहा है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।